जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। चैप्टर नंबर पूरे अच्छे से समझ गए थे। चैप्टर नंबर 2 अच्छे से समझ गए थे, उसके क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने कर लिया था। यानी कि एपिसोड 1 में हम लोगों ने चैप्टर 1 को पढ़ा था। एपिसोड 2 में हम लोगों ने चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर किया था। एपिसोड 3 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा, और एपिसोड 4 में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए उसके। ठीक है, लेकिन ये जो एपिसोड होने वाला है ये चैप्टर नंबर 3 का है और पार्ट 1 है। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 है, जो एपिसोड 5 होगा प्लेलिस्ट में। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग ओल्ड इंग्लिश का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको पढ़ेंगे। साथ में हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, पहला जो टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन के बाद वो है डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश ये पढ़ने वाले हम लोग। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा आज का। ठीक है, और तीसरा टॉपिक जो होगा आज का वो है क्या, सम कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, ऑफ ओल्ड इंग्लिश इसका अर्थ गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑफ ओल्ड इंग्लिश। और चौथा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फॉरेन इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंस। ठीक है, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, पहले इसे समझते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि ओल्ड इंग्लिश के बारे में स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो वीडियो सेशन चल रहा है ये 2023 एग्ज़ाम को लेकर के चल रहा है, 2023 एग्ज़ाम को लेकर के चल रहा है। और हमारा जो टारगेट है वो है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो 15 मार्क्स आते हैं उसमें टोटल का टोटल 15 आ जाना चाहिए, इसको लेकर के चल रहा है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग डील करेंगे। तो चैप्टर को ऐसे हम लोग समझेंगे कि जितना भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है उसका आंसर दे सके। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 3 है ओल्ड इंग्लिश, है ना। और ओल्ड इंग्लिश का अर्थ क्या होता है, ओल्ड इंग्लिश का अर्थ होता है अंग्रेजी का वह पीरियड जो सबसे पहले शुरू हुआ था। इंग्लिश का 3 पीरियड है। पहला जो पीरियड है इसका वो 449 से शुरू होती है, 1066 तक जाती है। सेकेंड जो है वो 1150 से शुरू होती है और ये जाती है 1500 तक। और फिर 1500 से शुरू होती है और अभी तक ये चल रही है ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये सारे के सारे एडी में टोटल ये एडी का पार्ट है। ठीक है, तो किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन से ईरा में आता है ना। तो ये बीसी में बिल्कुल नहीं आता, बिफोर क्राइस्ट बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या समझेंगे, ये एडी में है, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है जिसे हम लोग एडी बोलते हैं, वो वक्त में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ओल्ड इंग्लिश के बारे में डिटेल में इस चैप्टर से हम लोग समझ जाएंगे। तो आप वीडियो से जुड़े रहें और पूरा का पूरा वीडियो को देखें। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रेफर्ड टू बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। यानी कि सबसे पहला जो पीरियड है हिस्ट्री का, इंग्लिश के हिस्ट्री का सबसे पहला जो पीरियड है उसे हम लोग जानते हैं कई नामों से, जिसमें से एक नाम है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा नाम है एंग्लो सैक्सन्स, और इसको एंग्लो सेल्टिक भी बोला जाता था। यानी कि इसके 3 नाम हैं। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का जो फर्स्ट पीरियड है उसे हम हिस्ट्री में इन नामों से जानते हैं, ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं, या एंग्लो सैक्सन्स के नाम से जानते हैं, या फिर एंग्लो सेल्टिक के नाम से जानते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे उनका नाम सेल्ट ही था, यानी कि उसके समुदाय का नाम सेल्ट ही थे। जिसके बाद वहाँ पर आक्रमण होता है जर्मेनिक ट्राइब्स का जो एंग्लो होते हैं, और वहाँ जाकर के एंग्लो जो है वो अपना जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर इम्पोज करता है, जो है इंग्लिश, है ना। जो ओरिजिनल इंग्लिश है वो जर्मन के द्वारा लाया गया था, ना ही ब्रिटिशर के द्वारा। बाद में जब फ्रेंच वाले ने इस पर आक्रमण किया तो फिर बाद में जाकर के सभी के सभी लोग एक साथ रहने लगे, और बाद में जाके एक कम्युनिटी बन गई, और
जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड में पढ़े हैं। और इसके देश का जो नाम रखा गया था वो एंजल्सन रखा गया था, उसके बाद इस देश का नाम इंग्लैंड रखा गया। और दोनों का दोनों जो नाम है, ये नाम आपको एंग्लो सेक्शंस ने अपने ही किसी नामों पे रखा था। क्योंकि जब आप एंजल्सन पढ़ते हैं तो एंजल का मतलब होता है एंग्लो और शन का मतलब होता है लैंड, यानी कि लैंड ऑफ एंग्लो सेक्शंस, यानी कि जहाँ ऐसा ज़मीन जो एंग्लो सेक्शंस का है। ठीक है, इंग्लैंड का मतलब भी यही होता है ना, कि इंग्लैंड, लैंड मतलब भूमि होता है, और इंग मतलब क्या होता है, इंग्लिशों का, यानी कि अंग्रेज़ों का ज़मीन। तो अंग्रेज कौन है, जर्मन है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम लोगों को ये समझना है कि जर्मेनिक ट्राइब्स जो था वही इंग्लिश का जो पहला जो है ना वो सोर्स है, यानी कि वहीं से ये आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पहला पीरियड इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, तो उसमें आ जाएगा ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्सन और एंग्लो सेल्टिक, यानी कि ये दो एक्स्ट्रा नाम है जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, However the earlier two names are, कह रहा है हालांकि ये जो दो नाम हैं जो इससे पहले दिए गए हैं वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पहले के जो दो नाम हैं वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ओल्ड इंग्लिश ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ में आता है। चलिए अब थर्ड लाइन क्या कह रहा है, देखिए इसमें, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शंस, यानी कि इंग्लिश का जो इतिहास है वो कब से शुरू होता है, जब एंग्लो सेक्शंस आते हैं यूरोप से मेनलैंड ब्रिटेन पे, यानी कि ब्रिटेन जब वो आते हैं, कहाँ से आते हैं, यूरोप से आते हैं। तो यूरोप से जब वो इंग्लैंड के मेन लैंड पे आते हैं, ब्रिटेन के मेन लैंड पे आते हैं, तो उस समय से अंग्रेजी की शुरुआत हो जाती है। मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर ये जर्मनिक जो लोग थे वो किस तरह से, मैं इस पर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह से जर्मनिक लोग जो है वो हमला किया था ब्रिटेन पे, और ब्रिटेन के मेन लैंड को कब्जे में ले लिया। ठीक है, और फिर वहाँ के देश का और फिर वहाँ की भाषा का नाम इन्होंने रखा था, जर्मनिक लोगों ने। ठीक है, ये कल आप लोग देखिएगा, वो स्लाइड बनाना होगा पहले मुझे, और फिर आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाऊँगा। ठीक है, LED पर अच्छे से। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एंग्लो सेक्शंस जो थे वो यूरोप के थे, और यूरोप से मेनलैंड ब्रिटेन को आए वो। ठीक है, और उसी वक्त से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। दिस पीरियड इज़ फ्रॉम AD 449, और यह जो पीरियड है ओल्ड इंग्लिश का, वो उसकी शुरुआत हो जाती है AD 449 से, यानी कि 449 से शुरू हो जाती है और चलती है कब तक, 1066 तक, यानी कि 1066 AD 1066 तक जो ओल्ड इंग्लिश का जो फ्लो है वो चल रहा होता है। बट आपको रिमेंबर रखना होगा, आपको रिमेंबर करना है इस बात को कि ओल्ड इंग्लिश के टाइम में इंग्लिश का लिटरेचर उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं रहा, क्योंकि उस समय वर्ड की बहुत ज़्यादा कमी थी, और इसी वजह से उस समय सबसे ज़्यादा इसका जो प्रयोग है वो बोलचाल की भाषा में रही थी। ठीक है, अब आगे देखिए, दिस 2 डेट्स, ये जो 2 डेट आप देख रहे हैं 449 to 1066 डेट सिग्निफाइड टू मेजर इन्वेशंस दैट चार्ट द कोर्स हिस्ट्री। ये बहुत बड़े इन्वेशन को दिखाता है, बहुत बड़ा हमला हुआ था मेनलैंड ब्रिटेन पे, है ना। इसके मेनलैंड ब्रिटेन की हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था, 449 से पहले जब हमला किया गया था, और उसके बाद इस जगह पे कब्जा कर लिया गया, और 449 से इंग्लिश की जो है शुरुआत हो जाती है। द एंग्लो सेक्शंस वर फायरस, एंग्लो सेक्शंस जो लोग थे ये फायरस लोग थे, यानी कि युद्धक लोग थे, बहुत ज़्यादा युद्ध में माहिर थे। ठीक है, वार लाइक ट्राइब्स थे, फायरस थे, खूनखार थे, और वार लाइक ट्राइब्स थे, यानी ऐसे जनजाति से आते थे जो हमेशा युद्ध लड़ा करते थे, है ना। इसीलिए ब्रिटेन के जो लोग थे, जो सेल्ट थे, वो घुटने टेक दिए थे इन लोगों के सामने। ठीक है, फ्रॉम यूरोप एंड देयर इन्वेशन इन 449, और इनका जो इन्वेशन था वो 449 में हुआ था। चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनिक इंग्लैंड, और उसने क्या किया, सेल्टिक ब्रिटेन को, यानी कि ब्रिटेन के लोग जो पहले सेल्ट भाषा का प्रयोग करते थे इसीलिए उन्हें सेल्टिक कहा जाता था, वो पूरा का पूरा बदल गया, और किस में बदल गया, जर्मनिक इंग्लैंड में बदल गया, जर्मनिक इंग्लैंड में बदल गया। ठीक है, द नॉर्मन कन्क्वेस्ट इन AD 1066। अब देखो, अब 449 से 1066 तक जो है जर्मन का प्रभाव रहा था वहाँ पे, ये बहुत लंबा टाइम है। आप समझ सकते हैं ये 449 से 1066 का बात हो रहा है, यानी कि 600 ईयर्स लगभग शासन किया, उससे थोड़ा ज़्यादा ही शासन किया गया, 1066 तक शासन किया गया। उसके बाद यहाँ पर आक्रमण होता है नॉर्मन का,
है ना, यानी कि नॉर्वे के लोगों का आक्रमण होता है 1066 में, और इसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स इसमें आकर के मिल जाते हैं, यानी कि इंग्लिश के वोकेबलरी में मिल जाते हैं, ठीक है। ऑफ इंग्लिश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, यानी कि यूरोप से बहुत सारी जो भाषा है फ्रेंच की, बहुत सारा जो वर्ड है वो आकर के इसमें मिल जाता है। बट देर इज़ अ क्वेश्चन, अगर आप अब कहोगे कि सर व्हाट इज़ दिस, आपने कहा था कि पहले जर्मन का आक्रमण हुआ, अब आप कह रहे हैं कि 1066 में नॉर्मन का यानी कि नॉर्वे के लोगों का आक्रमण होता है, फिर आप ये कह रहे हैं कि फ्रेंच का जो वर्ड है वो आकर के मिल जा रहा है। बिल्कुल मिल जा रहा है। देखो होता क्या है कि मेनलैंड ब्रिटेन पे हमला करता है नॉर्वे के लोग 1066 में, ठीक है, लेकिन शासन करने के लिए दे दिया जाता है फ्रेंच के लोगों को, ठीक है, फ्रेंच के लोगों को शासन करने के लिए, क्योंकि ये दोनों मिल करके हमला करता है ब्रिटेन पे, और इसीलिए फ्रेंच के हाथों छोड़ करके वे लोग चले जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर फ्रेंच वाले शासन करने लगते हैं ब्रिटेन पे, और धीरे धीरे जो है वहाँ पे अपनी भाषा का जो है धाक वो जमा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्रेंच का जो वर्ड है वो ब्रिटेन में आकर के, मतलब इंग्लिश में आकर के जुड़ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, राइट। सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्ट एंड इन्वेडर्स, यानी सेल्ट लोग जो थे ब्रिटेन के जो अपने खास लोग थे वो, और इन्वेडर्स यानी कि हमलावर जो लोग थे, जो हमला करते थे, हमला किए थे यहाँ पर, जैसे कि नॉर्वे के लोगों ने जो हमला किया था, इनके बीच का जो रिलेशन है ना, इसको बताना बहुत ही मुश्किल है ना। इन्वेडर्स में कौन कौन आता है, इन्वेडर्स इसलिए लगा हुआ है क्योंकि पहले तो जर्मन लोग आए और फिर उसके बाद कौन आते, नॉर्वे के लोग। तो सेल्ट के लोगों का नॉर्वे के लोगों के साथ और जर्मनिक लोगों के साथ जो रिश्ता है, इसको बताना थोड़ा कठिन है, एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता, बट दे सीम टू बी सेटल्ड ऑन साइड बाय साइड। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धीरे धीरे वो सारे जो लोग हैं वो सेटल हो पा रहे थे, यानी कि धीरे धीरे सेट हो पा रहे थे, ठीक है, साइड बाय साइड इन मोर और लेस peaceful contact with Anglo-Saxons and combined to produce 7 kingdoms known as the Anglo-Saxon Heptarchy। और कह रहा है धीरे धीरे जब वो सेट हो जाते हैं उसके बाद एक किंगडम बनाते हैं, यानी कि एक साम्राज्य बनाते हैं जिसको 7 किंगडम्स कहा जाता है। 7 किंगडम्स पहले धूम मचा हुआ था, जब 7 किंगडम्स बने तो पूरा का पूरा जो यूरोपियन कंट्री है उसमें हाहाकार मच गया कि अब तो इनसे लड़ना मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन होता क्या है, द लीडरशिप ऑफ दिस किंगडम्स, लेकिन इसका जो लीडरशिप है ना वो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ सेक्शंस, वो सेक्शंस के हाथों में चले गए। एंग्लो सेक्शंस कौन, जो जर्मन से आए हुए थे, ये ज़्यादा पॉलिटिकली तेज थे, तो जो ज़्यादा पॉलिटिकली तेज होता है वही शासन करता है। तो एंग्लो सेक्शंस के हाथ में धीरे धीरे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी एंग्लो सेक्शंस का, तो धीरे धीरे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो ब्रिटेन है उसका शासन फिर से एंग्लो सेक्शंस का हो जाता है, यानी नॉर्वे या फ्रेंच के जो लोग हैं उनको लगभग उनका जो शक्ति है उसको निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, द सेल्टिक लैंग्वेज वर नॉट यूज फॉर एनी पर्पस। अब कह रहा है कि इतने समय बाद जर्मन ने आक्रमण किया, 1066 तक शासन किया, फिर यहाँ आता है कौन, फिर नॉर्वे के लोग आते हैं, है ना, और नॉर्वे के लोग बहुत दिनों तक शासन करते हैं। अब कह रहा है कि अब सेल्टिक ना लगभग खत्म हो चुका था, सेल्ट जो है वो लगभग खत्म हो चुका था, है ना। द सेल्टिक लैंग्वेज वर्ड नॉट यूज फॉर एनी पर्पस बाय देम, इन लोगों के द्वारा सेल्ट के वर्ड का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा रहा था। नाइदर डिड दिस लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द सेक्शंस, और ना ही यह जो भाषा है सेल्ट की जो भाषा है वो ज़्यादा जो है प्रभावशाली हो सकी, यानी कि ज़्यादा प्रभावशाली ये हो भी नहीं पाई, ठीक है, ज़्यादा प्रभावशाली ये हो भी नहीं पाई, ठीक है। तो सेल्टिक जो है वो ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। देयरफॉर ओनली अ हैंडफुल ऑफ सेल्टिक वर्ड्स, इसीलिए मुट्ठी भर सेल्टिक वर्ड्स जो हैं वो रह गए हैं इस दुनिया में, जो अभी भी आपको चल रहा है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। एंड मोस्ट ऑफ देम, और अधिकतर जो है उनमें से वो जगहों का नाम है या नदियों का नाम है। सम ऑफ दिस बेटर नॉन आर फॉलोइंग, और इस कुछ जो नाम जो सेल्टिक के कुछ रह गए हैं वो इस तरह से हैं। देखिए जैसे कि डोवर है, क्यूम्बरलैंड है, केंट है, लंदन है और यॉर्क है। देखो अभी भी यॉर्क, न्यूयॉर्क, है ना, अभी भी यॉर्क वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर। फिर लंदन देखो, न्यूयॉर्क, वैसे न्यूयॉर्क तो अमेरिका का एक शहर है बहुत अच्छा, बट आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि वर्ड्स जो है ना फैलते हैं। फिर देखो लंदन,